नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं ज्योग्राफी के क्वेश्चन सेशन में। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यार से शहरों और शहरियों, जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि रोजाना हमारी मुलाकात होती है क्वेश्चन सेशन में, और आपकी तैयारी को बेहतरीन ज़बरदस्त उस मजबूत बनाने के लिए हम लोग पूरे आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यार से स्टूडेंट, फटाफट से सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 काम कर दीजिएगा। पहला काम, अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज अपन यहाँ पर व्याख्यात्मक तरीके से क्वेश्चनों को तैयार करने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन और उसके आसपास की बात है, जिससे टॉपिक वाइज हमारी चीजें क्लियर होती रहेगी और हमारी तैयारी जबरदस्त और अच्छी बनेगी। ठीक है मेरे प्यारे से स्टूडेंट, चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, स्क्रीन पर आ रहा है और वो क्या है देखते हैं सामने। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है, मैदानी, रेगिस्तानी, अरावलिया सभी। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा, सबसे पहले फटाफट से बोलो। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश। देखो बेटा, बात ज्योग्राफी की हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, तो प्राचीन प्रदेश की बात किसको लेकर हो रही है? आपके फिजिकल डिवीजन, भौतिक प्रदेश को लेकर। किसको लेकर हो रही है? भौतिक प्रदेश को लेकर, भौतिक प्रदेश को लेकर। और भौतिक प्रदेश को लेकर अगर हम बात करते हैं तो क्या इसका नाम आता है? अरावली का। बिल्कुल सही आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का, बिल्कुल अरावली का नाम आता है। क्योंकि अरावली के बारे में आप लोग जानते हो, यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला माय डियर। तो ध्यान रखना, सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसकी जो उत्पत्ति बताई गई है वो प्री कैम्ब्रियन युग से, प्री कैम्ब्रियन युग से इसकी क्या बताई गई है? उत्पत्ति बताई गई है। क्या बताई गई? इसकी उत्पत्ति बताई गई है। दूसरी बात क्लियर हो चुकी है आपकी, विश्व की प्राचीन प्री कैम्ब्रियन से इसकी उत्पत्ति है। यह अवशेष किसका है? तो यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी तीसरी बात, किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। लास्ट और फाइनल बात आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, तो वो यहाँ पर एक नाम और लिखा हुआ है, रेगिस्तानी क्षेत्र। रेगिस्तान राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज का विशेष रूप से कि रेगिस्तान क्या है, तो बेटा ये नवीन है, सबसे नवीन कौन है? तो वो रेगिस्तान है। प्राचीन कौन है? तो वो अरावली है। ओके, पहली बात क्लियर सभी स्टूडेंट की। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ से मेरे प्यार से शहरों के साथ। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? बनास, माही, चंबल या लूनी? राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कीजिएगा। आपके आंसर के बाद फिर मेरा आंसर आएगा। बताओ, बताइएगा आंसर क्या होगा। राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी। देखो बेटा, बारहमासी का मतलब होता है नित्यवाहिनी, 12 महीने बहने वाली। बारहमासी का मतलब होता है 12 महीनों बहने वाली, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं नित्यवाहिनी। क्या बोलते हैं अपन इसे बोलते हैं अपन नित्यवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? इसे नित्यवाहिनी कहते हैं। और ऐसी नदी कौन सी है? चंबल है। पर मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, अगर ऑप्शन में चंबल ना हो तो उस कंडीशन में किसे सही मानना है? माही को। किसे सही मानना है? माही को सही मानना है। ओके माय डियर, तो ये बात भी आपको विशेष रूप से यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नित्यवाहिनी वैसे कौन सी है? चंबल है, बारहमासी नदी है। अगला, राजस्थान की जलवायु मावट से अभिप्राय क्या है? देखो मावट आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, मावट के बारे में काफी बार एग्जामों में भी आती है मावट के बारे में चर्चा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मावट क्या है आप लोग बता दो, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर चारों ही बातों को अच्छे से स्पष्ट करता हूँ। पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर इन चारों बातों को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ कि क्या आंसर हो सकता है। बताओ क्या होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर लेकर आते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आपका आंसर बिल्कुल सही होगा।
बताइएगा माय डियर, अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, मुझे पता था आप लोगों का दिमाग में बिल्कुल सही बात चल रही है कि सर ये तो शीतकालीन वर्षा है। हाँ बेटा, बिल्कुल ये शीतकालीन वर्षा ही है, यह शीतकालीन वर्षा ही है। मावट की अगर हम बात करते हैं तो देखो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कहा मावट, ये मावट कहाँ से आती है? तो ये मावट आती है भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभ से। इस मावट को लाता कौन है? तो इस मावट को लाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम इस मावट को लाती है। जेट स्ट्रीम पवन है इस मावट को लाती है। ये मावट हमारे यहाँ पर प्रवेश किधर से करती है? तो माय डियर ध्यान रखना, ये मावट हमारे यहाँ पर प्रवेश करती है उत्तर पश्चिम से। कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो मानसूनी वर्षा ये हमारे यहाँ पर प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम का मानसून भी इसे कहते हैं, ठीक है, इसे दक्षिण पश्चिम का मानसून भी कहते हैं। धूल भरी आंधियां ये उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है, ये भी उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है। पर कब? गर्मियों में। कब प्रवेश करती है? गर्मियों में प्रवेश करती है बेटा। गर्मियों में प्रवेश करती है उत्तर पश्चिम से। कहां से? गंगानगर से, ठीक है। और ओलावृष्टि सर्वाधिक जयपुर में होती है बेटा। ओलावृष्टि पिंक सिटी जयपुर में होती है, जयपुर में होती है ओलावृष्टि सर्वाधिक। तो ये बातें भी आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए अन्य सभी बातों को लेकर। मानसूनी वर्षा हमारे यहाँ पर दो मानसूनों से होती है, जिसे दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं, एक अरब सागर का और एक बंगाल की खाड़ी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सांबर झील किस जिले में स्थित है? ऐसा प्रश्न आने पर आप लोग छोड़ के आ सकते हो क्या? पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है। तो बताओ आंसर क्या होगा? सांबर झील कहां पर है? सांबर झील कहां पर है? माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सांबर झील जो कि राजस्थान में खारे पानी की झील है। कौन से पानी की है? खारे पानी की। बिल्कुल यह स्थित है आपके जयपुर में, ध्यान रखना। प्रशासनिक रूप से जयपुर में है, पर कुछ हिस्सा इसका नागौर में भी आता है, ध्यान रखना इस बात का। ये खारे पानी की झील है, सांबर में है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है सबसे। और यहीं पर बना रामसर नमभूमि क्षेत्र। एग्जामों में आता बेटा ये प्रश्न, यहीं पर रामसर नमभूमि क्षेत्र बना है, नमभूमि क्षेत्र बना है, तो एक बात ये भी हमारे यहाँ पर क्लियर होती है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय ऋषि तपोस्थली मानी जाती है? तो कितना, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पर इसकी जो लैंग्वेज कितनी प्यारी है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया छोटा सा, ठीक है ना। कितना प्यारा सा लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज पकड़ा करो। कोई भी क्वेश्चन होता है ना बेटा, अगर आप उसकी लैंग्वेज देखकर उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हो, मैं कह रहा हूँ गारंटी है मेरी, कभी वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है गुरु दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है? तो वह 1722। बिल्कुल बेटा ये 1722 है। पर देखो यहाँ पर इसने क्या एक गड़बड़ी कर दी कि गुरु दत्तात्रेय ऋषि तपोस्थली का नाम यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 5 मीटर ऊंचा, देखो यहाँ पर जैसे ही 5 मीटर इसकी ऊंचाई है यहाँ से, और 1727 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। और ये है यहाँ पर गुंबद है, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये हाइट तो बिल्कुल ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ओके, दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। देखो बेटा यहाँ पर एक हाइट और दे रखी है 1597 मीटर। आपको पता है ये 1597 मीटर इसकी नहीं, ये शेर की हाइट है। किसकी हाइट है? शेर। शेर दूसरी ऊंची चोटी है बेटा जिसकी हाइट है, जो कि सिरोही में है, जो कि कहां पर है? सिरोही में। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
राजस्थान में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी या गंगानगर? ये बताना आप लोगों को। चावल पर चावल भी कौन सा? बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? फटाफट से बताइएगा। बताओ भाई फटाफट से। बासमती चावल चलिए राजस्थान में सेला बासमती चावल की बात की जा रही है। चावल भी कौन सा? सेला बासमती चावल। देखो बेटा ये मिलता है आप लोगों को कहाँ से? बूंदी से। क्योंकि बासमती जो किस्म है ये सर्वाधिक हाड़ौती प्रदेशों में प्राप्त होती है। बेटा हाड़ौती प्रदेशों में प्राप्त होती है, तो यहाँ से मिलता है सेला बासमती चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भीलवाड़ा के बिगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है। जो कितनी गजब बात पूछी है, नहीं। देखो मेरे स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी बार आप लोगों को कहता आ रहा हूँ, समझाता आ रहा हूँ कि जब हाल ही में जो एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या होगा? बनास, बेड़च, मेनाल, मोरेल। अब आप बताओ, जब तक आप लोगों को पूरी की पूरी बनास की सहायक नदियाँ उनका उद्गम नहीं पता होगा, कैसे बताओगे? बताओ। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, बनास, बेड़च और मेनाल ये मिलती है बिगोद भीलवाड़ा में, और यहां पर मिलता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बनता है यहां पर। देखो मोरेल, ये मोरेल मिलती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में किसमें समाप्त होती है? बनास में। बनास में क्या होती है? समाप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसी प्रकार से इस बनास नदी पर 3 त्रिवेणी और भी बनते हैं मेरे बच्चों। कितने त्रिवेणी बनते हैं? 3 त्रिवेणी और भी बनते हैं। दूसरे पहला त्रिवेणी तो ये हो गया इसका। दूसरा त्रिवेणी बनता है इसका बनास, खारी और डाई को लेकर, इनको लेकर बनता है। और जब इनको लेकर बात करें तो ये त्रिवेणी बनता है राजमहल में। और राजमहल कहां पर? टोंक में, बिसलपुर। ये दूसरा त्रिवेणी है, तो ये दूसरा त्रिवेणी संगम है। ओके, ये दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया इसका। ओके, यहां तक की बात क्लियर आपकी? तो दूसरा त्रिवेणी, ये दूसरा, ये पहला। ठीक है, और तीसरा जो त्रिवेणी बनता है ये बनता है किसके साथ में? नंबर 3 पर बनास, चंबल और सीप, खंडार, सवाई माधोपुर में। तो ये देखो, ये त्रिवेणी बनते हैं किसके ऊपर? आपके बनास नदी से रिलेटेड है ये त्रिवेणी। ठीक है, मुख्य रूप से। आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत की जाती है? 1.47, 6036, 25%, 31.09%। बताओ आंसर क्या होगा? अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा माय डियर। यहाँ पर राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत पर होती है?
चलो देखते हैं आपका आंसर यहाँ पर कितना जबरदस्त, बेहतरीन और सुदृढ़ आता है भैया। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बताओ फटाफट से। चलिए तो बच्चे यहाँ पर अपना आंसर लेके आ चुके हैं। बेटा मैं आपको को बता दूं, सबसे ज्यादा सिंचाई हमारे नहरों द्वारा नहीं होती है। नहरों द्वारा हमारे यहाँ पर जो लगभग सिंचाई होती है 31.09% होती है बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन, राजस्थान से कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई कितनी होती है? अभी आपका अगला ही प्रश्न आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वहां बोला नहीं, पर यहाँ पर सर्वाधिक होती है, इनसे हमारे यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये ध्यान रखना। इनसे हमारे यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई होती है, पर सर्वाधिक जो सिंचाई हमारे इनसे होती है वो कितनी होती है, ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, अगर मैं कहूं कि सर्वाधिक सिंचाई इनसे होती है तो कितनी होती है? कौन बताएगा? फटाफट से बता दीजिएगा कितनी होती है। 45, 60, 33.45, 66.54। आंसर क्या होगा? चलो फिर से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। माय स्टूडेंट्स फटाफट से सुनिएगा क्वेश्चन। वो क्या है क्वेश्चन? राजस्थान में कुओं और नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? फटाफट से बताओ। कुओं और नलकूपों से हमारे यहाँ पर सिंचाई कितनी होती है? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आता है। ठीक है, चलो भाई बेटा बिल्कुल सही आप लोगों का, लगभग 66% हमारे यहाँ पर ऐसी इनसे सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री कंवर सेन, गंगा सिंह या इनमें से कोई नहीं? प्रणेता यानी इसके बारे में जानकारी देने वाले थे वो इंदिरा गांधी के पीछे पड़ गया है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है ना। कंटिन्यू इंदिरा गांधी के क्वेश्चनों की बात हो रही है, फटाफट से बताओ इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करें तो इसके प्रणेता कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री कंवर सेन, गंगा सिंह या इनमें से कोई नहीं? बच्चों फटाफट से आप लोगों का आंसर आना चाहिए, अभी तक आप लोगों का आंसर आया नहीं है। आप भी सोचने में लग गए क्या? गलत बात है, सोचना नहीं है, आप लोगों को यहां से बताना है कि इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे। तो बिल्कुल आप लोगों को आप बिल्कुल सही पहचाने, बिल्कुल बेटा कंवर सेन थे प्रणेता, ठीक है। ये तो उद्घाटन करने वाले, शिलान्यास करने वालों में से थे, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? पोख बांध से, हुसैन वाला से, हरी के बेराज से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये तो सारे क्वेश्चन इंदिरा गांधी से रिलेटेड हो गए। फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, देखना चाहूंगा। निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? पोख बांध से, हुसैन वाला से, हरी के बेराज से, इनमें से कोई नहीं? बताओ आंसर क्या होगा। देखता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या आंसर लेकर आता है, फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? अच्छा, हरी के बेराज से, ठीक है, बिल्कुल सही है, हरी के बेराज से। हरी के बेराज के यहाँ पर आपको अच्छे से पता है एक नदी आती है सतलज, है ना, सतलज नदी से इसका व्यास भी आती है यहाँ पर, दोनों यहाँ पर पानी पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है, यहाँ से होता है, बिल्कुल परफेक्ट है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? नर्मदा, माही, भाखड़ा या चंबल? भारत की सबसे बड़ी, राजस्थान तो इसने बोला ही नहीं, इसने डायरेक्ट किसकी बात की है? भारत की। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चलो देख लेते हैं आंसर क्या आता है आप लोगों का। बताओ भाई, नर्मदा है, माही है, भाखड़ा है या चंबल है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जानना चाहूंगा मैं आप लोगों से इसका आंसर। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नहीं आया आंसर अभी तक मेरे पास में, आप लोगों का नहीं आया है। तो बताओ आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है वो है भाखड़ा नागल,
कौन सी है? बागड़ा नागर। यह है आपकी सबसे बड़ी परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, इसका संबंध आपके नर्मदा नदी से है, माही नदी से संबंध है, चंबल नदी से संबंध है। देखो चंबल नदी परियोजना राजस्थान और साथ में एमपी की संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और साथ में राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यहाँ पर बागड़ा नागल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जो सबसे बड़ी परियोजना के रूप में जानी जाती है। अब ऐसा मत सोचना सर ये तो 4 में है, ये 3 में ही है, कैसे पॉसिबल है? बेटा पॉसिबल है आकार की दृष्टि से, इसके सिस्टम की दृष्टि से। अगला, पांचना सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान में कौन से जिले से? पांचना, टोंक, करौली, श्री माधोपुर या भीलवाड़ा। पांचना की बात की है एग्जामिनर ने, बताओ फटाफट से पांचना का रिलेटेड जो संबंध होगा वो किससे होगा? पांचना का संबंध किससे है? फटाफट से बताएंगे मेरे प्यारे से स्टूडेंट, पांचना का संबंध किससे है? बताओ फटाफट से। बताओ बेटा आंसर क्या होने वाला है? पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन जिले से है? करौली, करौली से इसका संबंध है। सुनिएगा, यह मिट्टी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा बांध है। यह मिट्टी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? आपका पांचना बांध। बिल्कुल याद रखिएगा इस छोटी सी बात को। और ये पांचना बांध किसके सहयोग से बना? इंपॉर्टेंट ये भी है, तो ये बना अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। आपसे यहां पर पूछेगा पांचना बांध का संबंध किससे है, तो करौली जिले से। बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सी नदी से? तो इसका संबंध है गंभीर नदी से। गंभीर नदी से संबंध है इसका। कैसे से? गंभीर नदी से। अगला, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी का बांध बना हुआ बांध कौन सा? ये लो भाई, अभी तो मैंने जिक्र छेड़ा था, इसने पूछ भी लिया, पांचना बांध। ठीक है, ये जो बिसलपुर बना है ना, ये कंक्रीटों से बना है, कंक्रीटों द्वारा निर्मित। जाखम बांध, ये आपको पता ही है, बिसलपुर जो कि बनास नदी पर बना है और राजमहल टोंक में स्थित है। पांचना करौली में है, अभी भी पढ़ा आप लोगों ने, ये करौली में है, बिसलपुर टोंक में है, जाखम प्रतापगढ़ में है। जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध और मेजा भीलवाड़ा में है। ये एग्जाम में आया भी हाल ही में, एग्जाम में आते बेटा काफी बार। कोठारी नदी पर बना है, कोठारी पर बना, ये जाखम नदी पर बना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बागड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 22, 15, 22.15, 25। बताओ कितना परसेंट है हमारे? अगर बात करते हैं बागड़ा नागल परियोजना का हिस्सा हमारे यहाँ पर कितना परसेंट है? चलो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर लेकर आते हैं। कितना परसेंट है? फटाफट से बताइएगा कितना परसेंट है बागड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में, कितना प्रतिशत है? क्या आंसर आता है मेरे शेर और शेरनियों का? फटाफट से मैं देखना चाहूंगा। बताओ क्या आंसर आएगा? बागड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे से स्टूडेंट, आपका आंसर फिर भी बिल्कुल सही है। यहां पर ही आपका, मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना बागड़ा नागल परियोजना, जिससे में हमारी हिस्सेदारी आपके सामने है। पोग बांध राजस्थान के किस नदी पर बनाया गया? राजस्थान की कोई सी भी नदी पर नहीं बना, ध्यान रखना।
राजस्थान की नदी पर नहीं बना है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। राजस्थान से संबंध हो सकता है परियोजना के रूप में, पर नदी राजस्थान की नहीं है। सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, कौन से एंगल से लग रही है? राजस्थान की नदी हो सकती है क्या? ठीक है, तो ये बना है व्यास नदी पर। किस पर बना है? व्यास पर। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध राजस्थान की कौन सी नदी पर बनाया गया? अभी अभी बात हुई थी थोड़ी सी देर पहले, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिएगा, इंतजार आपकी आंसर का। अभी अभी बात हुई थी थोड़ी सी देर पहले, बताओ परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर लेकर आता है, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर लेकर आता है। बताओ भाई आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा माय डियर स्टूडेंट। यार थोड़ा सा लाइक और शेयर तो करो, तो बार बार बोलना पड़ेगा क्या? अपने दिल से भी कर दिया करो, कोई नाम अपने दिल से भी क्या करो। मेजाबाद कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा बेटा, कहाँ पर है? भीलवाड़ा, मांडलगढ़ के पास है, भीलवाड़ा में। और एक गजब की जानकारी दूं मैं आप लोगों को, ये जो मेजा बांध है ना बेटा जी, ध्यान रखना, भीलवाड़ा में, इसके पास में बना ग्रीन माउंट पार्क। ग्रीन माउंट पार्क बना है, इसी के पास में एक पार्क बना है जिसका नाम है ग्रीन माउंट पार्क। कौन सा पार्क बना है इसके पास में? ग्रीन माउंट पार्क बना है। ठीक है, अगला, राजस्थान की बारहमासी नदी, अभी भी अपन ने कहा चंबल और माही, स्टार्टिंग में बात की थी अपन ने। निम्न में से कावोद झील राजस्थान में कहाँ स्थित है? अलवर में, जैसलमेर में, नागौर में, जयपुर में। कावोद झील, कावोद झील बताना आपको कहां पर है? अलवर में है, जैसलमेर में, नागौर में या जयपुर में? कहां पर है कावोद झील? देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर लेकर आते हैं कावोद झील के लिए, कि कावोद झील कहां पर है, बताइएगा मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स। चलिए हम बात करते हैं, आप लोगों के आंसर मुझे पता है परफेक्ट ही आएंगे, जैसलमेर में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से अनूप सागर राजस्थान के किस जिले में? अनूप सागर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा। ये तो आप लोग फिर से बता देंगे, मुझे पता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ने वाले। फटाफट से बताइएगा अनूप सागर कहां पर स्थित है? अनूप सागर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? लो भाई, कहा था ना आप लोगों का आंसर बेहतरीन ही होगा। सही है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में माय डियर, बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांभर झील किस जिले में स्थित? अभी भी बात की थी अपन ने, तो जयपुर में है। ठीक है, अगला, निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, सिरोही, झालावाड़। झीलों के क्वेश्चन आ गए, झीलें काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जामों में, ध्यान रखना बेटा। तो बताओ नवलखा झील कौन से जिले में स्थित है? जानना चाहूंगा आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नवलखा झील कौन से जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि नवलखा झील कौन से जिले में स्थित है। बताओ फटाफट से कौन से जिले में? तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, नवलखा झील बात का आंसर फिर से सही है, बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? आंतरिक प्रणाली मतलब अंतर प्रवाही नदियां, जो इसका विस्तार है वो सर्वाधिक। आपको दो चीजें बतानी है, कितना परसेंट पर है और किधर है, पश्चिमी राजस्थान में है या पूर्वी में, दक्षिणी में, उत्तरी राजस्थान में, कहां पर है? ये दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आप लोगों को। ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर। हाँ, सर्वाधिक है, फैक्ट है ये बात, तो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है तो कितना है? तो मेरे बच्चों आप लोगों की निगाह जो जा रही है ना, बिल्कुल सही पे जा रही है। ये 20-20 हटा दो, बाकी 60% बिल्कुल सही आंसर है, 60% पे है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से चंबल, मैं आपको और बता दूं 2-3 बात यहाँ पर। अरब सागर का भी बता देता हूँ और उसका भी बता देता हूँ। अरब सागर का अपवाह तंत्र हमारे यहाँ पर, अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र हमारे यहाँ पर जाने कितना परसेंट है? ये 16% है। और बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र ये कितना है? तो ये है आपका 24% पर है। चलिए आगे बात समझ में, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स। निम्न से चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमती, कामधेनु, चंपा नदी या इनमें से कोई नहीं?
बताओ भाई, ये तो आप लोग बता ही दोगे, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग नहीं छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों की योग्यताओं पर। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप लोगों की योग्यताओं में मुझे यकीन पूरा उतना ही है जितना खुद पे है। बताओ भाई, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो वो चरमनवती है। बेटा ध्यान रखना, इसका उपनाम है कामधेनु। उपनाम, उपनाम है बेटा कामधेनु, चरमनवती, बारहमासी, नित्यवाहिनी, ये बाकी प्राचीन नाम तो चरमनवती है इसका। ओके, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? करियाहट से, चौरासीगढ़ से, बेसरोडगढ़ से, या इनमें से? बताओ कहाँ से प्रवेश करती है? आंसर क्या होगा? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ माय डियर स्टूडेंट, आंसर क्या होगा? चंबल राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चंबल राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए और बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। बता दो फटाफट से, चंबल राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? अगर ये बात आपके सामने आती है तो ध्यान दीजिएगा। चंबल नदी, पहले तो मैं बताऊंगा उद्गम कहां से होता है, फिर चलता है बेटा अपना ना। उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ियों से, जाना पाव की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी कौन से पी में है? एमपी में बेटा। ठीक है, इसकी हाइट भी मैं आपको बता दूं, इसकी हाइट है 616 मीटर। ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है। ये तो इसका उद्गम है। कौन सा उद्गम? इसका उद्गम राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़, और चौरासीगढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, यहां से प्रवेश करती है। ओके, बेसरोडगढ़ में इसके ऊपर बना है जलप्रपात, 18 मीटर ऊंचा, मतलब 54 फीट ऊंचा, 54 फीट ऊंचा क्या बना है इसके ऊपर? जलप्रपात, जलप्रपात बना है। कौन सा? तो चूलिया। कौन सा जलप्रपात बना है? कौन सा? चूलिया जलप्रपात बना। ठीक है, तो ये, और यहां पर इससे नदी मिलती है ब्राह्मणी। ठीक है, दोनों नदियों पे बेसरोडगढ़ दुर्ग के पास में, इसलिए बेसरोडगढ़ दुर्ग को अपन जल दुर्ग की संज्ञा में लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट से बताइएगा। निम्न में से राजस्थान में चंबल का उद्गम स्थल कहाँ है? ये लोग अभी भी बात किए, वो आ गया बिल्कुल। ठीक है, ओके डन, क्लियर। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? बिल्कुल अभी भी बात की थी, चंबल नदी बनाती है। और यहीं पर एक नदी आकर और मिलती है, जिसका नाम है ब्राह्मणी। कौन सी मिलती है? ब्राह्मणी। और ये कहां पर है? तो ये चूलिया जो जलप्रपात है ये बेसरोडगढ़ में है। ये अपन ने बात की चित्तौड़गढ़ में, बेसरोडगढ़, बेसरोड, ये क्या हो रहा है? बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से चंबल की कुल लंबाई कितनी है? देखो बेटा, यहाँ पर लंबाई पुरानी है। अगर आप लोग नई लंबाई यहाँ पर टाइप करके बताते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, फटाफट से बताओ नई लंबाई कितनी है। मैं आपको इसका पूरा सिस्टम बता देता हूँ। देखो, चंबल नदी एमपी से स्टार्ट होती है, तो एमपी में इसकी लंबाई अलग है। फिर राजस्थान में जाती है, राजस्थान में लंबाई अलग है। फिर राजस्थान और एमपी की सीमाओं पर बहती है, लंबाई अलग है। फिर केवल यूपी में बहती है तो लंबाई अलग है। ध्यान से सुनना है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। कहां पर? एमपी में। 322 किलोमीटर इसकी लंबाई कहां पर है? राजस्थान में। और अगर मैं कहूं कि यहां पर कितनी है तो 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यहां पर मैं कहूं तो 157 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बात होती है हमारी यहाँ पर इस सबको लेकर।
ओके। और पुरानी की बात करें तो यह आता है, और जब पुरानी की बात करते हैं तो बेटा इसमें राजस्थान की जो लंबाई है वो है 137 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, जो कि गलत आंसर है। इसकी जो लंबाई है राजस्थान में 322 किलोमीटर है, और पुराने आंकड़ों में ये, और नए आंकड़ों में इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। ओके माय डियर, क्लियर हो गई आपकी ये बात भी? बिल्कुल बोलो हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन में ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? बेटा इस क्वेश्चन को आप बहुत हल्का मत समझिएगा, ये अभी रीट 3rd ग्रेड में आया, लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में आया, ये 2-3 एग्जामों में आ गया बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वन की आशा भी इसे ही कहते हैं बनास को, और वर्णासा भी इसे ही कहते हैं, और इसे कहते हैं वशिष्ठी। वशिष्ठी, वन की आशा, वर्णासा इसे ही कहता है। ओके, क्या कहते हैं इसे? वर्णासा के नाम से इसको जाना जाता है। आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, बेड़च या माही? बेटा पूर्णतः बहाव क्या होता है पहले तो ये समझो आप लोग, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया आपके लिए, राजस्थान बना दिया। अब कोई नदी राजस्थान से शुरू हो रही है, राजस्थान में समाप्त हो रही थी, इसे बोलते हैं पूर्णतः बहाव। पूर्णतः बहाव इसे नहीं बोलते राजस्थान में आकर आगे क्यों निकल गई वापस, इसे नहीं बोलते, ये नहीं है पूर्णतः बहाव, ये है पूर्णतः बहाव। ओके, तो ऐसी नदी है बनास, क्योंकि इस बनास की लंबाई है 512 किलोमीटर। बेटा इसकी आप पुरानी लंबाई देखते हो तो 480 किलोमीटर है। ओके, देखो माही की लंबाई 576 किलोमीटर तो है, पर राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी इसकी? 576, और राजस्थान में कितनी है? इतनी। जैसे भी बात की मैंने इसकी आपको पिछली वाले क्वेश्चन में इसको समझाया चंबल को, वैसे, ठीक है। तो क्लियर हुई आपकी ये बात है? तो कैसा लगा आज का सेशन फटाफट से कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मेरे बच्चों। आज के क्वेश्चन सेशन में आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला, आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। लाइक और शेयर जरूर करना, और मस्त रहना, बिंदास रहना, ठीक है। और अपनी तैयारी को जबरदस्त आप लोगों को अंजाम देना है, जिससे कि आपको आपकी सफलता मिल सके। कोशिश करूंगा कि मैं जो यहाँ पर पढ़ाऊँ आपके एग्जाम में वो आपको दिखाई दे, ठीक है मेरे प्यारे से बच्चों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बोल दो भाई, अच्छा लगेगा।